हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजीज़ मैनेजमेंट ऑफ सीड बॉर्न डिजीजेस। हालांकि ये टॉपिक पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर चूंकि ये सिलेबस में आपके एक मेजर टॉपिक है और कई बार क्वेश्चन पेपर्स, यदि आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे लास्ट ईयर्स के, तो एक मेजर क्वेश्चन के रूप में भी आता है और इसके लिए आपको इसमें इसका डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के मैनेजमेंट ऑफ सीड बॉर्न डिजीजेस के डिजीज़ मैनेजमेंट के आई विल मेक 2 वीडियोज़। तो ये टोटल सीड बॉर्न के 4 वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगे। चारों वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और अकॉर्डिंगली आप नोट्स बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैनेजमेंट ऑफ सीड बॉर्न डिजीजेस। मैनेजमेंट ऑफ सीड बॉर्न डिजीजेस कैन बी डन थ्रू, किस किस तरह से हम कर सकते हैं मैनेजमेंट डिजीजेस का? क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, सीड ट्रीटमेंट, सीड सर्टिफिकेशन एंड प्लांट क्वारंटीन। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस की, कि क्रॉप के प्रोडक्शन में हम कौन कौन से प्रैक्टिसेस या कौन कौन से तरीकों से सीड बॉर्न डिजीज को मैनेज कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। For production of quality seeds, the grower has to follow some practices like crop should be maintained and inspected carefully to produce clean seeds. तो हमेशा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हेल्दी सीड्स चाहिए। हेल्दी सीड्स किससे मिलेंगे? हेल्दी क्रॉप से मिलेंगे। तो हेल्दी क्रॉप और हेल्दी सीड्स के लिए क्रॉप को मेंटेन करना पड़ता है। उसको हम जब भी क्रॉप आप लगाएं उसको केयरफुली इंस्पेक्ट करें कि वो मतलब नीट एंड क्लीन लगी हुई है या नहीं, उस पर कोई डिजीज तो नहीं है। एडिशनल केयर शुड बी एंश्योर्ड फॉर जेनेटिक प्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेज एंड वीट सीड्स एक्सेट्रा। इन सब का ध्यान रखना होता है। सीड क्रॉप शुड बी ग्रोन इन रीजन्स विद मिनिमम डिजीज प्रेशर। यदि आपको सीड क्रॉप चाहिए, मतलब जो भी आपकी क्रॉप है उसको आप एज अ सीड यूज करना चाह रहे हैं टू ग्रो द नेक्स्ट क्रॉप, तो उसके लिए आपको वो रीजन्स चुनने चाहिए जहां पर कि उन डिजीजेस का प्रेशर कम हो या उन डिजीजेस की अकरेंस कम हो। डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज हैज बी प्रेफर्ड एंड ऑब्वियसली आपको कौन से डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को प्रेफर करना चाहिए। देन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू बी कंसीडर्ड एट डिफरेंट क्रॉप स्टेजेस आर। अब जो क्रॉप प्रोडक्शन में अलग अलग स्टेजेस में हमें अलग अलग डिजीज मैनेजमेंट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि बिफोर प्लांटिंग द सीड क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, देन ड्यूरिंग क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, then during flowering and seed development, during seed maturation, during harvesting, threshing and processing, and during storage. That means starting from the planting of seed या seed sow होने से लेकर स्टोरेज तक हर लेवल पे हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे कि हम अपने सीड को डिजीज से बचा सकें। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट बिफोर प्लांटिंग। ओके, तो इसके अंदर है सिलेक्शन ऑफ साइट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? साइट का सिलेक्शन, मतलब जगह का सिलेक्शन। फैक्टर्स क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल सीड प्रोडक्शन आर क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्रीवियस क्रॉप हिस्ट्री, wheat population, disease history, isolation, position of field in relation to other key areas, the nature of the soil, water and other physical features of that site. तो उस साइट पर इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि प्रीवियस क्रॉप हिस्ट्री क्या थी, उसमें डिजीज़ की हिस्ट्री क्या है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, ऑल दैट, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर साइट में जहाँ पर कि आप अपनी क्रॉप ग्रो करने जा रहे हैं फॉर द सीड प्रोडक्शन, वो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। द डिजीज प्रेशर इज ऑफन रीजनली बेस्ड, क्योंकि जो डिजीज है वो जैसे एक रीजन के अंदर डिजीज ज़्यादा होगी, दूसरे रीजन में कम होगी, तो आपको ये रीजनल ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी साइट कौन से क्षेत्र में आपको प्रेफर करनी है। रिस्क ऑफ डिजीज इन्फेक्शन वेरीज वाइडली बाय क्रॉप डिजीज एंड लोकेशन। ओके, इन इंडिया इंसिडेंस ऑफ कर्नल बर्न्ट ऑफ व्हीट इज प्रॉमिसिंग इन नदर्न स्टेट्स। तो मतलब कुछ
जो डिजीजेज हैं वो इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करके हमें साइट का सिलेक्शन करना चाहिए। देन द सेकंड पॉइंट इज सैनिटेशन, मीन्स सैनिटेशन मतलब स्वच्छता। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज इज डन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, टाइप ऑफ पैथोजन एंड साइज ऑफ द क्रॉप। ओके, तो इस तरह से हम जो क्रॉप का रेजिड्यू है उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं। बरिंग द रेजिड्यू एस और आइजे Xanthomonas campestris एक्सेट्रा। बर्निंग ऑफ द डेब्रिज, तो ये जो रेजिड्यूज किस किस के केस में हमें बर्न करने हैं, किस में बरिंग करने हैं, ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट एंड पैथोजन टू पैथोजन। बर्निंग ऑफ द डेब्रिज, स्क्लेरोशिया विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम इन पेरिनियल ग्रासेज इन सीड प्रोडक्शन ऑफ फील्ड्स। तो कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, रेजिड्यूज को बरी कर देते हैं, सॉइल के अंदर दबा देते हैं, और कुछ केसेस के अंदर हम उनको बर्न करते हैं, जलाते हैं, अकॉर्डिंग टू द crop and according to the type of pathogen. Sanitation of pruning implements, intercultivators etc. which may carry viral infections. Example TNV. TMV मतलब जो भी आपके implements हैं, खुरपी है आपकी, या जो भी चीज़ें आप काम ले रहे हैं, उन सबको आपका प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए जिससे कि वायरल डिजीजेस भी नहीं फैल पाएँ. ओके, देन वीड एंड इंसेक्ट कंट्रोल. The third point is weed and insect control. In addition to detrimental effect on yield, some weeds also serve as reservoir of many seed-borne pathogens. तो weed इसके अलावा कि वो yield को भी इफेक्ट करते हैं, वो कुछ seed-borne जो pathogens हैं उनके लिए reservoir का भी काम करते हैं, मतलब वो pathogens उन पर survive कर लेता है उन weeds पर. Rice tongrovirus, paddy blast, certain rust cannot complete their life cycle without alternate host where sexual recombinations occur. तो इसलिए यदि हम उनको alternate host को destroy कर देंगे तो हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं. Perennial weeds around the fields acts as overwintering host for harmful viruses. तो जो perennial weeds भी हैं वो भी कैसे एक्ट करते हैं, वो मतलब जो overwintering host, वो उनको होस्ट प्रोवाइड करते हैं पैथोजेंस को, वो हार्मफुल वायरसेस, और जब भी नेक्स्ट जब हम क्रॉप लगाते हैं तो वापस से वो उनको इन्फेक्ट कर देते हैं. Insects like aphids, leafhoppers, thrips and beetles not only feed on the plant but also spread many viral diseases. तो ये हमें weed and insect control का भी ध्यान रखना है. Then comes the D point, soil conditions and soil types. इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है. Soil type, soil texture, aeration, acidity और alkalinity, suppressiveness, soil temperature are certain factors responsible for seed and soil borne diseases. तो ये सारे फैक्टर्स, सॉइल की क्या क्या टाइप है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सीड और सॉइल बॉर्न डिजीजेस के लिए. Covered smut of wheat is more severe in low soil temperature and high soil temperature. तो जो अलग अलग डिजीजेस हैं उनके लिए जो सॉइल की जो क्वालिटी है कि किस टेम्परेचर पे या किस ह्यूमिडिटी पर वो सर्वाइव करेगा पैथोजन, वो हर एक के लिए अलग अलग होती है. सॉइल टेम्परेचर less than 29.5 inhibits soybean growth, promotes seed rot and damping off, particularly if soils are wet. Then comes the flooding. It can reduce weeds, number of fungal propagules, insects and nematodes in the soil. Flooding means बहुत यदि अपन पानी डालें उसके अंदर तो ये weeds को reduce कर देंगे, जो fungal के propagules हैं वो भी उससे कम होंगे, insects, nematodes जो भी soil के अंदर present हैं वो उनसे reduce हो जाएंगे. Flooding reduces hill burnt incidence in wheat. Flooding causes destruction of crop debris and it also carries the propagules of some pathogens growing in the flood water. तो इसलिए flooding भी किस तरह से ज़रूरी है. Then comes the fertilization and crop nutrition. अब ये किस तरह से प्रभाव डालते हैं. एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ राइस ब्लास्ट. तो यदि आप नाइट्रोजन ज़्यादा डाल रहे हैं राइस के अंदर तो राइस ब्लास्ट की जो इंसिडेंस है, अकरेंस है राइस ब्लास्ट डिजीज की, वो ज़्यादा हो जाएगी. बैक्टीरिया ब्लाइट इन राइस, कर्नल ब्लंट इन व्हीट एंड राइजोक्टोनिया सीडलिंग्स ऑफ ब्लाइट ऑफ पी, बीन्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये सारी डिजीजेज हाई नाइट्रोजन में ज़्यादा होती हैं, इंसिडेंट होती हैं उनकी. देन लेट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन इन wheat increases leaf blotch. Deficiency of nitrogen and phosphorus results in take all diseases in wheat. Then excess calcium in soil reduces bean root rot but favors head smut of sorghum.
Ferric chloride reduces rice brown spot. Silica reduces rice blight. Molybdenum reduces ascochyta blight on beans and peas. ओके तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि किस कॉम्बिनेशन में डिजीज इंसिडेंट्स ज़्यादा होएगी और कुछ के अंदर कम होएगी, तो उसको स्टडी करके ही उस जो भी फर्टिलाइजेशन या न्यूट्रिशन आप देना चाह रहे हैं वो आप अकॉर्डिंगली उस क्रॉप को प्रोवाइड करेंगे. Then manuring. Nutrients released from the decomposing residues stimulate the activity of some pathogens, but they don't have host to attack and they die. Okay. Soil incorporation of green manure as cover crops can be used effectively to reduce root rot pathogens. Alfalfa is effective in suppressing disease organisms in soil. तो इस तरह से जो कि न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं, जो भी आपका रेजिड्यूज बच गया है अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो पैथोजेंस की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं. पर चूंकि यदि आपके पास वो क्रॉप नहीं होएगी तो जो पैथोजेंस हैं वो मतलब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगे. इसी तरह से अलग अलग चीज़ों से, मैन्योर से या जो कवर क्रॉप्स हैं आपकी, उनसे भी हम जो डिजीज इंसिडेंट्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं. Then crop rotation, successive planting of different crops in same area, sometimes with fallow or resting period between crops. It helps to reduce the buildup of root rotting organisms. मतलब जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्रॉप रोटेशन सिंपल डिजीज मैनेजमेंट में भी, कि यदि एक क्रॉप आप एक बार में लगा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम में आपको दूसरी क्रॉप लगानी है, जिससे कि जो भी आपका पैथोजन सॉइल के अंदर है उसको वो क्रॉप नहीं मिलेगी जिस पर कि वो डिजीज फैला रहा है. अल्टीमेटली वो वहाँ पर मर जाएगा या वो अवेलेबल नहीं होएगा नेक्स्ट क्रॉप के लिए. पेपर में नॉट बी फॉलोड विद सोलेनेसी क्रॉप्स एज दीज क्रॉप शेयर मैनी सॉइल बॉर्न डिजीजेस. यदि आप पेपर लगा रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं, तो मिर्ची किसका मेंबर है, सोलेनेसी का, तो आपको नेक्स्ट जो भी क्रॉप है वो सोलेनेसी के मेंबर्स की नहीं लगानी है, बिकॉज जो भी ये क्रॉप्स हैं ये अपने जो भी सॉइल बॉर्न डिजीजेस है उनका ये कॉमन शेयर करते हैं उसको. ओके. Crop sequences of cotton, sunflower and maize increase the infection of Macrophomina fasciolina. तो जब भी आप क्रॉप रोटेशन करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस क्रॉप के बाद कौन सी क्रॉप लगानी है. ओके. Once in 4 year rotation in lentil helps to reduce Ascochyta blight incidence. Then it comes the resistant or tolerant cultivars. As you all know, it is the best and cheapest method of disease control कि हम resistant varieties use करें या tolerant varieties use करें. The term resistance describes the plant host ability to suppress or retard the activity and progress of a pathogenic agent which results in absence or reduced of symptoms. तो resistant varieties आप सबको पता है कि resistant varieties क्या होती हैं, resistant होती हैं, disease को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देती. टॉलरेंट प्लांट क्या होते हैं, वो टॉलरेट करते हैं, एंड्योर करते हैं, वो सहन करते हैं और फिर भी उनके ईल्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब डिजीज होती है पर उससे वो बेखबर होते हैं, मतलब वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो नॉर्मली गुजार सकते हैं, टॉलरेंट होते हैं. तो टॉलरेंट प्लांट्स कैन एंड्योर सीवियर डिजीजेस विदाउट सफरिंग सिग्निफिकेंट लॉस इन ईल्ड. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंट वेराइटीज एंड टॉलरेंट वेराइटीज. ओके. देन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस विल बी मोर यूजफुल इन सबसिस्टेंस agriculture. Horizontal resistance and vertical resistance I have already discussed in my previous videos, जो कि आपके disease management के videos हैं, तो go through that. इसमें भी short note आ जाता है कि ये अलग अलग कौन कौन से resistance होते हैं. Resistant to black rot in crucifers was first identified in Japanese cabbage cultivar early Fuji, from which many resistant crucifer hybrids were developed. Black seeded varieties in gram are more resistant to Ascochyta blight than white seeded varieties. Presence of phenolic substances inhibitory to the pathogen. तो black seed varieties के अंदर एक phenolic substance present रहता है जो कि पैथोजन की ग्रोथ के लिए इनहिबिटरी है, मतलब वो उसको रोक देता है, इसलिए वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है. कलर टेस्टा इन ripened bean seeds inhibit C. lindemuthianum. Okay. Then antimicrobial substances in seed coat of bean, pea and sweet pea inhibit seed infection by C. Phlocophasians and variety this. Okay. तो ये कुछ examples हैं resistant varieties की.
देन मैनेजमेंट ड्यूरिंग क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। तो पहला तो हमने पढ़ा कि बिफोर प्लांटिंग, मतलब सीड्स, ये सारी चीज़ें हमें कब करनी है, पहले वाली, जबकि हम सीड्स को सो कर रहे हैं, बिफोर प्लांटिंग द क्रॉप, बिफोर सोइंग द क्रॉप। ओके, अब जब आपने क्रॉप सो कर ली उन सारी प्रिकॉशंस को लेके, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, मैनेजमेंट ड्यूरिंग क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। अब आपने सीड्स को लगा दिया, अब क्रॉप को किस तरह से आपको बचाना है। देन क्लीन प्लांटिंग मटेरियल और डिजीज फ्री सीड्स एंड ट्रांसप्लांट्स। ओके, देन यूज ऑफ हेल्दी सीड्स कैन हेल्प ग्रोअर्स टू अवॉइड मैनी कॉस्टली एंड एनवायरमेंटल डैमेजिंग फंजीसाइड्स इन लेटर सीजन। तो हेल्दी सीड्स को यूज करके हम बहुत ज़्यादा फंजीसाइड्स के यूज को कम कर सकते हैं। देन सोइंग प्रैक्टिसेस, ये इसका मतलब मैनेजमेंट ड्यूरिंग क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट में पहले चीज तो है क्लीनिंग प्लांट मटेरियल और हेल्दी सीड्स आपको लगाने हैं। उसके बाद है सोइंग प्रैक्टिसेस। सोइंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या आएगा, चेंज इन टाइम ऑफ सोइंग मे एक्सप्लॉइट वेदर कंडीशंस दैट आर अनफेवरेबल टू द पैथोजन एंड रिड्यूस यील्ड लॉसेस। तो आपको टाइम ऑफ सो चेक करना है कि आपको कौन सा बीज कब लगाना है, जिससे कि वो पैथोजन के जो उसके फेवरेबल टाइम है और जो क्रॉप का टाइम है वो आपस में मैच ना करें। मतलब जब आप क्रॉप लगाएं तो पैथोजन का जो फेवरेबल टाइम है वो उसको आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी क्रॉप को पैथोजन से बचा सकते हैं। देन अर्ली सोइंग रिड्यूस द एर्गॉट डिजीज इन बाजरा एंड अवॉइड्स ब्लैक क्लॉट डिजीज इन क्रूसीफस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डीप सोइंग फेवर्स कवर्ड स्मट, फ्लैग स्मट एंड कर्नल ब्लंट इन व्हीट एंड लूज स्मट इन sorghum. Narrow spacing and dense seedling reduces aeration and provide humid canopy that encourages the introduction and spread of diseases. देन थर्ड प्रैक्टिस है टीलेज प्रैक्टिसेस। टीलेज मतलब जो भी आप खेत को जोत रहे हो उसके अंदर आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। इट हैज इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। सम फॉर्म्स ऑफ इनोकुलम स्प्रेड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग टीलेज। Tillage buries pathogens present on the top soil deeper where they are less likely to cause the diseases. यदि आप टीलेज कर रहे हैं मतलब खेत को यदि आप जोतते हैं तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, जो सॉइल है वो ऊपर नीचे हो रही है। ओके, तो जो टॉप सॉइल पर पैथोजन पड़ा है वो कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाता है, और वहाँ पर वो ज़्यादा नीचे जाके वो इट इज़ लेस लाइकली टू कॉज द डिजीज, मतलब फिर वो डिजीज को कम कॉज करेगा क्योंकि इट इज़ नाउ डीपर इन द सॉइल। Also helps in release of nutrients in soil and benefits the crop। तो इसलिए टीलेज प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़रूरी हैं। देन इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन ऑल्टरनेट रोज। मतलब आप किस क्रॉप के साथ 2-3 क्रॉप आप एक साथ लगा सकते हैं और इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मतलब एक लाइन एक क्रॉप की, दूसरी लाइन दूसरे क्रॉप की, ऑल्टरनेट रोज आप लगा सकते हैं। इट रिड्यूसेस द डिजीज बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस एंड क्रिएटिंग फिजिकल बैरियर बिटवीन द प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सपोज इससे क्या होएगा कि जो दो प्लांट्स के बीच की दूरी है वो कम हो जाती है, फिजिकल बैरियर की जैसे एक्ट करती है, और इससे भी ये भी देखा गया है कि इससे भी डिजीज का इंसिडेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज नाउ द प्लांट्स आर एट डिस्टेंस, दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। Successful intercropping partly depends upon combination of crop plants chooses। तो इसके लिए भी आपको केयरफुली चूज करने हैं कि इंटरक्रॉपिंग के लिए कौन कौन से प्लांट्स को यूज करना चाहिए। देन सॉइल अमेंडमेंट। सॉइल्स के अंदर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि भी हम सीड बॉर्न डिजीजेस को कम कर सकते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक अमेंडमेंट इंक्रीजेज द एक्टिविटी of competing or predatory microorganisms in the soil. Then they also help in rectifying the problems related to soil pH and make nutrients available to the plant. Okay, then management of plant pathogens using cover crops and soil amendments। तो इसके कुछ पिक्चर्स हैं कि किस तरह से कवर क्रॉप्स के द्वारा और सॉइल अमेंडमेंट्स के द्वारा हम जो डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। देन इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाटर। Overhead watering can prolong the leaf wetness, increases likelihood of germination and infection of the fungal spores। यदि अपन ऊपर से पानी डालेंगे और लीफ जो यदि बहुत ज़्यादा पानी होएगा पत्ती पर तो उससे क्या होएगा, जो भी पैथोजन है आपका उसको पानी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, तो और फंगल स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और इससे क्या होएगा, इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा। एक्सेस इरीगेशन फेवर्स कर्नल बंट। फ्रिक्वेंट इरीगेशन रिड्यूसेस फ्लैग स्मट ऑफ वीट। Alternate wetting and drying destroys sclerotia. Drip irrigation delivers water directly to root zone and
रेट्स इनसफिशिएंट टू डिस्पर्स पैथोजेंस। तो क्या होगा, ड्रिप एरिगेशन हम यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट है। उससे क्या होएगा कि जो पैथोजेंस हैं उनको इनसफिशिएंट उनको पानी मिलता है जिससे कि वो जर्मिनेट हो सकें। तो अकॉर्डिंग टू द क्रॉप हमें इरिगेशन और कितना इंटरवल में उसको पानी देना है ये हमें डिसाइड करना है। देन ट्रैप एंड डिकॉय क्रॉप। अब ट्रैप क्रॉप्स क्या होती हैं और डिकॉय क्रॉप्स क्या होती हैं और ये किस तरह से हेल्प करती हैं। ट्रैप क्रॉप्स आर ससेप्टेबल प्लांट्स। ट्रैप क्रॉप्स क्या होती हैं, ये ससेप्टेबल प्लांट्स होते हैं ग्रोन ऑन लैंड कंटेनिंग पैथोजेंस। दे बिकम इन्फेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयज बिफोर पैथोजन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इनोकुलम इन द एरिया। मतलब ट्रैप क्रॉप्स मतलब वो पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं, ये ससेप्टेबल होते हैं और जब तक कि पैथोजन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है उससे पहले ये मर जाते हैं। दैट मीन्स पैथोजन ऑल्सो डाइज विद दीज प्लांट्स, जिससे कि अमाउंट ऑफ इनोकुलम है वो रिड्यूस हो जाता है। और डिकॉय क्रॉप क्या होते हैं, डिकॉय क्रॉप्स स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ पैथोजन प्रोपेग्यूल्स but the pathogen are unable to establish and infect the decoy host and die reduces the inoculum। तो ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं पैथोजन को जर्मिनेट होने के लिए, पर जो पैथोजन है वो अपने आप को वहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, ना उन डिकॉय क्रॉप्स को इन्फेक्ट कर पाता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है और इससे कि इनोकुलम रिड्यूस हो जाता है। देन कम्स द रॉगिंग। ओके, रॉगिंग का मतलब होता है कि किस तरह से हम मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको किस तरह से हटाना। तो रिमूवल एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ डिजीज प्लांट्स एज सून एज डिजीज सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड। तो जो भी आपके प्लांट्स को आपको चेक करना होता है और जो भी डिजीज प्लांट्स हैं उनको टाइम टू टाइम हमें हटाना होता है। इन सॉरघम एंड पर्ल मिलेट अर्गोट ईयर हैड्स आर रॉग्ड एंड बर्न्ट। और उनको आप इस तरह से, क्योंकि जिससे कि इन्फेक्शन ना फैल पाए। In viral diseases, effective rogging reduces the spread of the pathogen. Loose smut spores have already been spread and infection of the seed crop has taken place by the time symptoms are visible. Certification schemes do not allow removal of smut infected plants। क्योंकि smut infected के अंदर क्या होता है, आपने लैब्स में भी देखा होगा, स्मट ऑफ व्हीट है या स्मट ऑफ बाजरा है। स्मट जो डिजीज़ हैं अस्टिलैगो से जो होती हैं, ये क्या करती हैं, इन्फ्लोरेसेंस पे अटैक करती हैं और गेहूं के दानों की जगह जो जगह है वहाँ पर बालियाँ हैं, दे आर फुल ऑफ स्मट स्पोर्स। तो ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि जब स्मट डिजीज से इन्फेक्टेड प्लांट हो तो उसको आप थोड़ा सा भी हिलाएं, क्योंकि जैसे ही आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे सब जगह क्या हो जाएंगे, स्मट स्पोर्स फैल जाएंगे और बाकी के प्लांट्स भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है वहाँ बाकी के प्लांट्स में कर सकते हैं बट नॉट इन द स्मट डिजीजेस। ओके, then next is the isolation. The distance between the seed production and commercial plots is maintained to reduce the disease incidence in seed crop. This distance varies from region to region based on the weather conditions. For loose smut of wheat and barley, isolation followed in different countries is like अलग अलग आपको क्रॉप को क्या है, डिस्टेंस देना है, ओके, उसको आइसोलेट करना है जिससे कि डिजीज का जो इंसिडेंस है वो कम हो। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग ये जो डिस्टेंसेस है वो दे रखे हैं, लाइक जर्मनी यूके में 50 मीटर्स, हॉलैंड में 100 मीटर्स, इंडिया में 150 मीटर्स, इस तरह से। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड सीड डेवलपमेंट। तो शुरू में आपका हो गया कि आपको जो क्रॉप शुरू में आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, देन आपको सीड सोइंग मतलब जब आप क्रॉप लगा रहे हैं तब आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, और थर्ड है जब आपकी क्रॉप हो जाए, ग्रो होने लगे, तो फ्लावरिंग के टाइम और सीड डेवलपमेंट के टाइम आपको क्या करना है। सबसे पहला है केमिकल प्रोटेक्शन इन द फील्ड। Several seed-borne fungi such as Colletotrichum species, Sarcospora kikuchi, Alternaria, Tillacea species, etc., and viruses such as lettuce mosaic virus, bean common mosaic virus, cucumber mosaic virus, etc., become established in seed during flowering, seed setting and maturation। तो ये जितनी भी डिजीजेस हैं उनके अंदर जो पैथोजन है वो कब एस्टेब्लिश होता है, ड्यूरिंग फ्लावरिंग के अंदर। तो सीड सेटिंग मतलब जब भी फ्लावर्स बन रहे होते हैं तभी पैथोजन उस पर अटैक करता है।
Prophylactic measures using timely application of appropriate fungicides, chemicals, insecticides, or bioagents from early blossom to maturity of the crop at an appropriate stage of the plant growth is one of the effective management practices. तो एग्जैक्ट टाइम पर, मतलब किस फ्लावरिंग टाइम पर आपको जो केमिकल स्प्रे करना है, वो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो यदि उस टाइम पर आप स्प्रे किया जाए केमिकल स्प्रे, तो हम फ्लावर्स को और सीड्स, जो भी सीड्स बनेंगे, उनको हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं. Then management during seed maturation. Okay. Now fungal infection of seed is often more pronounced during the later stages of maturation, especially in areas where seed maturation coincides with the season of high atmospheric humidity. तो जब seed mature हो रहा होता है, तो वो ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर कि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है. The rainfall from maturity to the harvest of the crop appears to affect the incidence, prevalence, and severity of seed-borne fungal pathogens. If excessive rainfall occurs during harvest, the colonization and infection of the pods and seeds by pathogens and saprophytic fungi cause seed discoloration. तो ये सारा कुछ रेनफॉल पर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है कि यदि बहुत ज़्यादा पानी होगा या रेनफॉल होएगा, तो जो सीड्स के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. देन मैनेजमेंट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड प्रोसेसिंग. अब सीड्स भी बन गए आपके, मैच्योर भी हो गए. अब आगे आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है? हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स आर एडजस्टेड टू फॉर मिनिमम कर्नल और सीड डैमेज एंड मैक्सिमम क्लीनिंग. Timely harvesting and processing avoids the anthracnose infection which usually occurs on mature fruits. After proper processing, subsequently stored under low temperature and low moisture content to avoid contamination in storage. तो ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना है कि वो कितने उनको सैनिटाइज करना है या किस तरह से वो साफ़ होने चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए थ्रेशिंग के दौरान और स्टोरेज के दौरान या प्रोसेसिंग के भी दौरान. आपको टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना होना चाहिए, जिससे कि कंटामिनेशन ना होने पाए. देन मैनेजमेंट ड्यूरिंग स्टोरेज. अब जब आपके सीड्स और थ्रेशिंग भी हो गए, सीड्स आपके आ गए, तो आपको स्टोर कैसे करना है? मोस्ट स्टोरेज फंजाई बिलोंग टू द जेनरा एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस एंड कीटोमियम. तो ये सारी जो भी है ना, ये फंजाई, इन तीनों चारों, ये क्या है? अधिकतर स्टोरेज फंजाई है. जब आप स्टोरेज करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर मॉइस्चर कंडीशंस कैसी हो, टेम्परेचर कैसा हो. स्टोरेज फंजाई आर फ्रीक्वेंट वेयर सीड मॉइस्चर लेवल is above safer level, that is, it is more than 10% हो यदि moisture. Aspergillus niger attacks seed at moisture content of 12% at RH 75% relative humidity इतनी हो तब ये अटैक करता है. तो स्टोरेज में भी आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कितना हो, ह्यूमिडिटी कितनी हो, मॉइस्चर कितना हो, तभी आप सेफली उन सीड्स को स्टोर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो मैनेजमेंट कंट्रोल्स हैं या मैनेजमेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे.